नमस्कार। आज भावगंगा के 295वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 26 जनवरी के बाद हम लोगों का प्रोग्राम इधर नहीं हो पाया, तमाम व्यस्तताएं रहीं और कुछ और कागजी काम भी करने थे इधर, तो चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। कल बजट पेश हुआ है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ ही रही हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी प्रतिक्रिया थोड़ा अध्ययन करने के बाद ही दे पाऊंगा। केवल इतना कहना चाहूँगा कि बजट का आधार क्या होना चाहिए और उसी के मानदंड पर बजट को कसना चाहिए, तौलना चाहिए, और वो है अपने संविधान का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो फंडामेंटल ड्यूटी है सरकारों के लिए, तीनों पालिकाओं के लिए, कार्यपालिका के लिए, विधायिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, सबको उसी के आधार पर काम करना है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में लिखी गई है, संविधान निर्माताओं ने बनाई है, उसके ढेर सारी आर्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने चर्चा किया है कई बार, लेकिन उसके 2 पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आर्टिकल 38 में हैं। वही एक तरह से मूल है या जान है नीति निर्देशक तत्वों की, और वो कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी? जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, और लोक कल्याण में किसकी विशेष ध्यान देना है वह आगे के 2 उसके आर्टिकल 38 के सब आर्टिकल्स में है, 1 और 2। पहला है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक न्याय यानी कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनका उत्थान हो। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की छुआछूत और जो भेदभाव की भावना है वो ख़त्म हो। आर्थिक न्याय, जो एकदम पिछड़े हैं उनको आगे किया जाए। और राजनैतिक न्याय, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। पहला तो यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा सबको। दूसरा, जिसके तहत और बजट का रोल हो जाता है, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स और ये चीज़ें हैं, और न केवल व्यक्तियों के बीच ही आय की असमानता नहीं ख़त्म करेगा, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में भी। ये पता चला एक स्टेट में बहुत ज़्यादा आय हो रही, दूसरे स्टेट में बिल्कुल लोग गरीबी में मर रहे हैं, या एक क्षेत्र में लोग गांव में बहुत बेदहाली है और शहरों में बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो जो क्षेत्रों की असमानता है, इसको भी दूर करने की कोशिश करेगा। और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी, अगर विभिन्न व्यवसाय हैं तो एक व्यवसाय वाले बहुत ऊपर जा रहे हैं, दूसरे व्यवसाय वाले नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी व्यवसाय के लोग समान रूप से आगे बढ़ें। तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और इसको करने के लिए, व्यवस्था के लिए संसाधन जुटाने के लिए भी टैक्सेस की ज़रूरत है। तो जो तरह तरह की स्कीमें लाई जाती हैं वह इसी के अनुसार होना चाहिए, और टैक्सेस का कलेक्शन भी इसी के अनुसार होना चाहिए। टैक्सेस के कलेक्शन के बारे में भी 2 सिद्धांत कहे जाते हैं। एक तो चाणक्य का सिद्धांत है,
कि धन ऐसे लेना चाहिए जैसे कि शहद की जो मधुमक्खी होती है, शहद की मक्खी होती है, वो फूलों से आकर रस लेती है। और दूसरा सिद्धांत है कि टैक्सेस इस तरह से कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए कि जैसे प्रकृति या इंद्रदेव कह लीजिए, क्योंकि वृष्टि के देवता इंद्र माने गए हैं। इंद्र उस फेनोमेना का नाम है। जो व्यक्ति इंद्र है, जो गलत सलत करता है, उसको छोड़ दीजिए, उससे इंद्र से कोई मतलब नहीं है। जो वास्तविक साइंटिफिक या नेचुरल फेनोमेना है कि वाष्पीकरण से हर जगह से वाष्पीकरण से वेपर भाप या वाष्प इकट्ठा होकर के ऊपर जाता है, बारिश होती है। तो जो वाष्प इकट्ठा होता है या वेपर इकट्ठा होता है, पता नहीं चलता। किसी समुद्र से भी हमेशा होता रहता है वाष्पीकरण, अगर वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहता है। जैसे धूप हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर का, उसका कम है पानी का, तो भाप बनेगा, वाष्प बनेगा। और ये जो वेपर है, वेपर वाटर वेपर हवा से हल्का होता है, तो ये हमेशा ऊपर जाता है। क्यों हल्का होता है वो भी अगर आप जानना चाहें, पानी में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O, 2 अणु हाइड्रोजन का है और 1 अणु ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, उसका एटॉमिक वेट 1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो उसमें हाइड्रोजन के 2 हिस्से शामिल हैं, इसलिए उसका अणु हवा के तुलना में हल्का है। हवा में क्या क्या है, ऑक्सीजन तो है ही, उसके साथ नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक वेट 14 है। कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें एटॉमिक वेट कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना जिसमें 12 और 16 हैं। तो इस तरह से हवा का जो वेट है उसकी तुलना में जो भाप है उसका वेट हल्का होता है, तो भाप ऊपर चली जाती। कितना सब कुछ प्रकृति ने अच्छा बनाया हुआ है, एकदम से परफेक्ट। मतलब इस प्रकृति से, नेचर से अच्छा कुछ संभव ही नहीं हो सकता है, और वह बना हुआ है, वह हमें मिला हुआ है। वो सारी गतिविधियाँ, सारी जो फेनोमेनाज हैं, जो सब प्रक्रियाएं हैं इस धरती पर, इस सृष्टि में, जितना मैक्सिमम अच्छे से अच्छा चाहिए वह अच्छे से अच्छा प्रकृति ने हमारे लिए उपलब्ध कराया हुआ, ईश्वर ने या संपूर्णता ने बनाया हुआ है। तो इसी की वजह से भाप या वाष्प ऊपर चला जाता है, और ऊपर जा कर के फिर वहाँ ऊपर टेम्परेचर कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ टेम्परेचर और भाप का टेम्परेचर 1 हो जाता है, तो वहाँ पे फिर ये रुक जाता है और वो ठोस बनने लगते हैं। वहाँ ठंडा ज़्यादा होता है तो ये भाप जो है ठोस द्रव के रूप में, बूंदों, छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित होने लगते हैं। और वो बूंदें एक दूसरे से जुड़ करके जब बड़ी बूंद बनती है तो नीचे गिरना शुरू होती है, क्योंकि वेपर का भार से पानी के बूंदों का भार बड़ा होता है तो गिरना शुरू होती है, और इस तरह से बारिश होती है। तो जो कर का संग्रहण या लोगों से जो कर लिया जाना चाहिए वह ऐसे लिया जाना चाहिए जो जैसे वाष्प, प्रकृति वाष्प के रूप में जल से लेती है और फिर बाद में बारिश के रूप में वापस कर देती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो मैंने कहा कि ये जो सिद्धांत है बारिश का, टैक्स कलेक्शन के बारे में, वह ज़्यादा सही है या वही सही है। ये चाणक्य वाला सिद्धांत उतना उचित नहीं है, या हो सकता है राजशाही में
ठीक रहा हो, लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। राजशाही की बहुत सारी चीज़ें जो बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कही हैं, इंक्लूडिंग चाणक्य, वह आज लोकतंत्र में ज़रूरत उनकी नहीं है। लोकतंत्र गांधी की सत्य, अहिंसा और सेवा पर आधारित होनी चाहिए। इसीलिए गांधी को पूरी दुनिया लोकतंत्र के में लोकनीति लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता है। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लोकतंत्र लाने के, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो गड़बड़ी क्या है, फूलों से जब मधुमक्खी शहद लेती है तो वह जन कल्याण के लिए नहीं लेती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह राजशाही के लिए ये सिद्धांत ठीक रहा होगा। मधुमक्खी शहद अपने अपने परिवार के, अपने कुनबे के लिए लेती है और ला करके अपने छत्ते में मधुमक्खी शहद बनाती है उन पराग कणों से या पराग केशरों से। यह तो हम हैं मनुष्य जो छीन लाते हैं उनसे, उनके छत्ते को नष्ट करके, या हम आतंकवादी का रोल करते हैं कि उनसे ले आते हैं, लेकिन वह जन कल्याण के लिए परागकण नहीं इकट्ठा करती हैं। सेंस ये है कि जैसे परागकणों से अगर मधुमक्खियां पराग ले रही हैं तो उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब वाष्प बनता है जिन जल स्रोतों से तो उसे कष्ट नहीं होता है, वहाँ तक तो ठीक है, कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन उद्देश्य राजशाही के लिए ठीक था कि आप टैक्सेस ले आइए और अपना ऐश करिए, जो चाहें तो महल बनवाइए, किला बनवाइए या ताजमहल बनवाइए। लेकिन जो ये वाष्प वाला फेनोमेना है और फिर जाकर के बादल होकर बरस जाना है, लोकतंत्र में यही टैक्सेस का सही मानदंड है। यह इंद्र कह लीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि यह हमारी प्रक्रिया के प्रतीक इंद्र हैं, न कि कोई व्यक्ति या देवता। इंद्र ये प्रक्रियाएं ही देवता हैं। जल इंद्र है, जैसे जल देवता है, अग्नि देवता है, वैसे ही इंद्र भी देवता हैं। ये पूरा फेनोमेना, पूरी प्रक्रिया, जल का वाष्प और वाष्प से बादल, बादल से फिर धरती को जल दे देना, यह प्रक्रिया इंद्र है। तो यह टैक्स कलेक्शन का सही रूप इसलिए है कि यहाँ जितने भी वाष्प वेपर कलेक्ट किए जाते हैं वह जन कल्याण के लिए हैं। एक बूंद भी बादल अपने पास नहीं रोकता है, एक बूंद भी आसमान में नहीं रह जाता है। जितना भी जाता है सब का सब इसी धरती के विविध क्षेत्रों में दे दिया जाता है, धीरे धीरे करके दिया जाता है ताकि धरती सोख ले। ये तो हमने पत्थर के बना लिए हैं ना घर और सड़कें और तमाम सारी जगहें, इसलिए धरती को नहीं मिल रहा है। प्रकृति तो यही काम कर रही है कि धरती के हर हिस्से को पानी मिल जाए, जल मिल जाए, धीरे धीरे मिले, क्योंकि धीरे धीरे सोखता रहे। इतनी मतलब आश्चर्य होता है कि देने का तरीका भी कितना प्यारा है। तो यह है, तो टैक्सेस को भी इसी तरह से धीरे धीरे देना चाहिए किसी को, ये नहीं कि उठा के किसी को दे दें। अक्सर इस बजट का तो मैंने अभी अध्ययन नहीं किया, ज़्यादातर बजटों में ढेर सारा धन पूंजीपतियों को या तमाम सारी स्कीमें उनके लिए दी गई हैं। अगर इस सारे बजटों की इसी आधार पे एनालिसिस की जाए तो बहुत सारे फेल हो जाएंगे। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया गया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े
ऑपरेटर्स के लिए तमाम सारे छूटें दी गई, तमाम सारे प्रोत्साहन दिए गए और आम जनता को कभी कभी थोड़ी बहुत रेवड़ियाँ बांट दी गई। और उसके बाद उन रेवड़ियों पर भी, उन फ्रीबीज़ पे भी अब लोग आवाज़ उठाने लगे कि फ्रीबी बांटी जा रही है। ठीक है, फ्रीबी, अगर कोई भूखा है तो उसको अनाज देना चाहिए, लेकिन अगर कोई भूखा नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती जाकर के उसके घर अनाज दे आने क्या मतलब? ये कोई आप दान खाता चला रहे हैं? लेकिन पैसा वहाँ तक जाना चाहिए। अगर कोई गरीब है, भूखा है, तो खाना दो, लेकिन उसके बाद उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, रहने के लिए मकान दो, वह तो ज़रूरी है। और बजट किस तरह से होना चाहिए? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल 39 से। आर्टिकल, बाद के आर्टिकल्स में उसको और विवेचना की गई है कि सरकारों को क्या करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 38 तो उसका प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल। उसके कोरोलरी, उसके उपनियम बाद में है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हो, न कि उसका अहितकारी संकेंद्रण हो। अहितकारी, अलाभकर कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रण के इकट्ठा ना हो जाएं। और आज हालत यह है कि 1% के हाथ में 70% से ज़्यादा संसाधन इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आँख खोल करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हर चीज़ों को पढ़ करके उसी को वोट दीजिए जो इसके अनुसार काम कर रहा हो, जो लोक कल्याण के लिए काम कर रहा हो। और उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक और है जिसके हिसाब से बजट को एनालाइज करना चाहिए और बनना चाहिए कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो टैक्स कलेक्शन हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि जिसका प्रयोग सबके लिए हो। राजशाही के लिए तो वो सिद्धांत चाणक्य का सही है, लेकिन लोकतंत्र के लिए वो सिद्धांत उचित नहीं है। यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखने की है। तो यह था बजट। एक और चीज़ पर मैं चर्चा करना चाहता था। बहुत सारे लोग पूछते हैं सफलता क्या है। सक्सेस किसे कहते हैं? क्या बहुत बड़ा पद पा लेना सफलता है? बहुत ज़्यादा धन पा लेना सफलता है? बहुत ज़्यादा यश पा लेना सफलता है? या एग्ज़ाम्स पास कर लेना सफलता, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स पास कर लेना सफलता है? बड़ी नौकरी पा लेना सफलता है? बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाना सफलता है? या एक मेरी कविता थी शक्ति, वो भी इसी तरह के प्रश्न उठाती है। देखिए, वो भी आपके सामने रखता हूँ, फिर इस पे चर्चा ज़रूरी है। मिल गई कविता। कविता आपके सामने रखता हूँ शक्ति, क्योंकि शक्ति और सफलता भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ करके ही समझे जाते हैं। शक्तिशाली हो जाना ही सफलता है। क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है मकड़जाल, या फिर शक्ति होती है खूंटियाँ, खूंटियों की मजबूती, या खूंटियों के ऊपर से न दिखने वाली गहराई, या शक्ति होती है जड़ें, शक्ति होती है लचीलापन, या फिर शक्ति होती है भंगुरता जो जल्दी टूट जाए, लच जाए या टूट जाए। शक्ति होती है मौन या गर्जन, शक्ति होती है बंधन या स्वतंत्रता,
इसे सफलता के सेंस में भी पूछा जा सकता है कि सफलता होती है मौन या गर्जन, शक्ति होती है बंधन या स्वतंत्रता। क्या होती है शक्ति, क्या होती है सफलता? शक्ति होती है नज़दीकियाँ या फिर शक्ति होती हैं दूरियाँ? शक्ति होती है ताकत या शक्ति होती है कोमलता या निर्बलता? क्या होती है शक्ति? शक्ति वंदना है या आदेश? सफलता वंदना है या आदेश? शक्ति आराधना है या निर्देश? क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है इच्छाएं या इच्छा का भाव? यहाँ सफलता भी उसके साथ रख करके पढ़ सकते हैं। ये सफलता होती है इच्छाएं या इच्छा का भाव? शक्ति होती है वासनाएं या ब्रह्मचर्य? शक्ति होती है वासनाएं या ब्रह्मचर्य? शक्ति है ज्ञान का उत्कर्ष या भोलापन? ये जो कह रहा हूँ इसमें शक्ति के साथ सफलता भी आप जोड़ के पढ़ते चल सकते हैं। क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है आकर्षण या प्रतिकर्षण? शक्ति होती है आकर्षण या प्रतिकर्षण? शक्ति है गति या स्थिरता? सफलता है गति या स्थिरता? शक्ति है स्थायित्व या क्षणभंगुरता? सफलता है स्थायित्व, अमरत्व या क्षणभंगुरता, फूलों का जैसा? शक्ति है निश्चितता या अनिश्चितता? सफलता है निश्चितता, सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी? क्या होती है शक्ति? शक्ति है शून्य या शक्ति है समय? शक्ति है समय या शक्ति है शून्य या शक्ति है विश्वास? क्या होती है शक्ति? तो यह सब तो सफलता और असफलता के अलग अलग डायमेंशंस थे। और इसी में वो कविता भी मेरी संवेदनाएं कि जब मैं केंचुआ था लोगों ने मेरे खंड खंड कर दिए, जब मैं पक्षी था गुलेल चलाकर घायल कर दिया, जब मैं पेड़ था लोगों ने काट डाला, जब मैं पशु था लोगों ने कैद कर लिया, जब मैं फूल था लोगों ने तोड़ लिया, और जब मैं नन्हा बच्चा था लोगों ने चुप करा दिया। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, आश्चर्य लोग मेरी पूजा करने लगे। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, आश्चर्य लोग मेरी पूजा करने लगे। ये भी इसका एक आयाम है, कंप्लीट ट्रुथ तो नहीं है, लेकिन एक आयाम ये भी है। तो इस पर बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है कि सफलता है क्या। आपके जो मानदंड होते हैं, आपके जो सपने होते हैं, आपकी जो इच्छाएं होती हैं, वह जब पूरी होती हैं तो आपको लगता है कि आप सफल हो रहे हैं। लेकिन सही इच्छाएं करना कितना कठिन है। सोचिएगा इस बात को कि सही इच्छाएं करना कितना कठिन है। हम तमाम सारी इच्छाएं अपने संस्कारों की वजह से करते हैं कि हमने देखा है लोगों को ये इच्छाएं करते हुए, उसके हिसाब से करते हैं, कंडीशनिंग के हिसाब से करते हैं, देखा देखी करते हैं, सुनी सुनाई इच्छाएं करते हैं। हमारे अंदर से जो इच्छा पनपे, वह इच्छाएं कितने लोग करते हैं। तमाम, और ये भी नहीं कि सफलता केवल एक स्टेप है कि बस सफल हो गए तो हो गए। जीवन में अनंत सीढ़ियां हम चढ़ते रहते हैं और हर सीढ़ी पे चढ़ना एक सफलता ही लगती है।
लेकिन वो किस दिशा में जा रही है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, धरती पर, यह सब भी कंसीडर करने की ज़रूरत है। फिर वही जो एक सूत्र मैं देता हूँ जो मैनेजमेंट का भी है और जीवन का भी है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। सफलता क्या है और हमारा कौन सा काम, हमारे हर काम किस तरह के हों कि हम सफल हों। जैसे कोई व्यक्ति मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जज हो गया, आईएएस में आकर के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी हो गया, तो क्या चीफ सेक्रेटरी हो जाना, जज हो जाना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाना, यह सफलता है? यह अपने आप में सफलता है? या किसी अखबार का एडिटर हो जाना, या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो जाना, या किसी बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट या डायरेक्टर हो जाना, ये सफलता है? अगर वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जन कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो वह सफल नहीं है, असफल है, भले ही कितने वोट से जीत गया हो और कितने साल तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहा हो। इसी तरह कोई सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया और ठीक काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तमाम दबाव प्रभाव में, इवन मंत्रियों और ब्यूरो अपने पॉलिटिकल बॉसेस के दबाव में, उनके गैंग में शामिल होकर काम कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो जनता के कल्याण की जगह पे कुछ लोगों या पूंजीपतियों के कल्याण के लिए काम करने लग रहा है, दबाव प्रभाव में काम कर रहा है, सच नहीं बोल पा रहा है, सही नहीं बोल पा रहा है, मंत्री जी को सही सही बातें नहीं कह सकता है, भले उनके पसंद ना हो, तो वह सफल नहीं है। भले ही उसने आईएएस में इम्तहान में टॉप कर लिया हो, लेकिन वह सफल नहीं है। वो ज़िंदगी में वो आईएएस का इम्तहान पास करना उसकी सफलता नहीं कही जाएगी। तो सफलता और असफलता बड़े फलक पर देखने और टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। कोई जज है, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, अगर वो सही निर्णय नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, काम को टाल रहा है, बिला वजह डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लोगों को सही न्याय और जल्दी न्याय नहीं मिल रहा है, दोनों पक्षों को ठीक से सुनकर सुनवाई नहीं हो रही है, किसी के साथ फेवर हो रहा है, तो वह जज भी जज होते हुए भी असफल है। अगर कोई वैज्ञानिक है किसी बड़े संस्थान का, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का, लेकिन वो रिसर्च पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो मंत्रियों के आगे पीछे घूमता है, और हिंदुस्तान में ये दुखद है कि इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जहाँ सही रिसर्च है उसके नाम पर यहाँ का परसेंटेज दुनिया के पूरे और देशों में जो साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं हर फील्ड में, उसके बहुत कम है। यहाँ ज़्यादातर रिसर्चेज भी नकल या प्रायोजित हो जा रही हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट भी साइंटिस्ट होते हुए भी असफल हैं। टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अगर उनमें जज्बा नहीं है टीचिंग और प्रोफेशन पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ा करके खुश नहीं होते हैं, सारा टाइम इधर उधर राजनीति में वाइस चांसलर बनने में वेस्ट करते हैं, तो वो भी असफल हैं। और जो वाइस चांसलर्स हैं, अगर वो पैसा दे करके वाइस चांसलर बने हैं और बाद में धन उगाहने में लगे हुए हैं, तो वो वाइस चांसलर होते हुए भी असफल हैं।
आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अभी तक पूरे देश में केवल 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन लोगों ने काफ़ी हद तक ठीक से काम किया है, जिसकी वजह से देश चल रहा है। एक किसान, उनकी तपस्या अधिकांश सफल है। दूसरे जवान, शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान कहा था, जिसकी वजह से देश सुरक्षित है। और तीसरा हमारे बच्चे, ईश्वर ने जो इनको नई पीढ़ी भेज रहा है, बहुत अच्छे भेज रहा है। हम उनको काफ़ी हद तक गलत पोल्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें काफ़ी हद तक अच्छाई बची हुई है और वह देश को बचाए हुए हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज ही की वजह से हमारी स्थिति बहुत डमाडोल हो जाती अगर हमारे बच्चे विदेशों में जा कर के इतना नाम न कमाते और इतना संसाधन और फॉरेन एक्सचेंज देश को न भेजते। लेकिन ये भी केवल एक स्तर पर सफलता है, सफलता के और गहरे आयाम होने हैं। तो ये सब सफलता के बारे में जानना, गहराई में सोचना ज़रूरी है। केवल हो जाना किसी पद पर वह सफलता नहीं है, सफलता उससे कहीं आगे की चीज़ है। सफलता के लिए अपने अंदर झांकना लगातार ज़रूरी है और अपने अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको उभारना, उनको घेरना और धरती और देश के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए दे देना, वह ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है उसको इस पर लागू करने की ज़रूरत है। अगर एक कसौटी पूछी जाए कि सफलता की कसौटी क्या है, तो जब आपका हर स्टेप उस सिद्धांत के अनुसार होने लगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियों पर आगे जा रहे हैं। हर कदम, हर डिसीजन आपको सफलता की सीढ़ियों पर ले जाएगा। और वह है विन विन विन, जीत जीत जीत। उस कसौटी पर कसने की ज़रूरत है हमको अपने हर एक्शन पर, हर एक्शन को। इसको कई बार मैं कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन नए श्रोता हैं तमाम सामने, तो इसलिए संक्षेप में उसको बताते हैं। और बजट को भी विन 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 प्रिंसिपल पर सही होना चाहिए। हमारा संविधान भी और नीति निर्देशक तत्व भी इस तरफ इशारा करते हैं। विन 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 क्या है? पहले तो विन यानी कि सफलता, जीत। और दो व्यक्ति अगर आपस में इंटरैक्ट करें तो 4 स्थितियां बनती हैं सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। जीत जीत, जीत हार, हार जीत और हार हार। हम और आप एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और हम इंसिस्ट करें कि हम जीतें भले आप हार जाएं, आप इंसिस्ट करें कि आप जीतें भले मैं हार जाऊं, तो ये हुआ जीत हार। दोनों जीत हार के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा हार जीत, हम आपसे व्यवहार कर रहे हैं और हम सुनिश्चित करें कि आप जीतें भले मैं हार जाऊं। आपके मन में आएगा कि भला ऐसा संभव है, लेकिन हाँ, पेरेंटल सिचुएशन में पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि बच्चों की जीत हो, बच्चे आगे बढ़ें, भले हमें कुर्बानी देना पड़े, तपस्या करनी पड़े। और टीचर स्टूडेंट, सही टीचर और स्टूडेंट, टीचर चाहेगा भले मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी तपस्या करनी पड़े, कितनी कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन ये हमारा बच्चा होनहार है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये सब बच्चे होनहार हैं, जितना मैं दे सकता हूँ इनको दूँ। हमें समाज बनाना है, देश बनाना है, धरती बचाना है। टीचर स्टूडेंट। तीसरा हार हार, सॉरी, हार हार।
हम इस तरह से व्यवहार करें कि सुनिश्चित करें कि आप हारें भले मैं भी हार जाऊं, आपको हराना है भले मैं ही भी हार जाऊं। इसको देसी भाषा में कहते हैं न खेलब न खेले देव, न खेले देव न खेलब, न खेलने देंगे भले ही मैं भी नहीं खेलूँगा। आपका नुकसान सुनिश्चित करूँगा भले मैं भी हार जाऊँ। और अब आप सोचिए, पहला जो था जीत हार, मैं अपने को जीत सुनिश्चित कर रहा हूँ भले आप हार जाएं। तो अगर हम आप इंटरेक्शन कर रहे हैं और हम इस बात से हैं कि मैं जीतूं भले आप हार जाएं, और आप सोचें कि आप जीतें भले मैं हार जाऊं, दोनों अपनी जीत पे अड़े हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट चाहे फिजिकल हो चाहे लीगल हो, कोर्ट कचहरी में जाएं, उसमें दोनों पक्षों को नुकसान होता है। तो इसलिए अगर जीत हार की मेंटालिटी है, न्याय तलाशने की मेंटालिटी नहीं है, तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों फिर हार हार पे ही आ जाएंगे। तो चाहे जीत हार से शुरू करें चाहे हार हार से शुरू करें, अंत में हार हार में ही पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आपस के व्यवहार का सबसे अच्छा तरीका जो माना गया वह हुआ जीत जीत, विन विन, कि हम आप इस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करें इस भावना से कि आप भी जीतें हम भी जीतें। और इसके लिए हमें अपने लोभ लालच और ग्रीड को थोड़ा सा कम करके मैक्सिमाइजेशन की जगह से पर ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, सम्यक करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा सिद्धांत हुआ और सफलता का पैमाना भी हो सकता है कि अगर हम आप यह व्यवहार इस तरह से करें कि सब हम जिससे जिससे व्यवहार करें दोनों की जीत होती चले। ये बहुत अच्छा है। बहुत दिन तक यही सिद्धांत माना गया, मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता रहा और आपस में कॉलोकियल लैंग्वेज में आप बातचीत की भाषा में भी कहा जाने लगा कि विन विन सिचुएशन, विन विन सोल्यूशन निकालें, जीत जीत का हल निकालें। यह जीत जीत का हल तभी होगा जब दो लोग आपस में व्यवहार कर रहे हैं उनके अलावा किसी और के हित प्रभावित ना हो। अगर किसी और का हित प्रभावित हो रहा है तो ये सिद्धांत बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में बहुत सारे सिद्धांत जो बनाए जाते हैं उसमें ये माना जाता है, जिन पैरामीटर्स की स्टडी करके वो सिद्धांत बन रहे होते हैं उसमें साथ में रहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, और चीज़ें प्रभावित ना हो रही हों तो फिर ये सिद्धांत काम करेगा। तो अगर उन दोनों के उस व्यवहार से और किसी समाज या प्रकृति या धरती पर और कुछ प्रभावित ना हो रहा हो तो बहुत अच्छा है, सफलता है दोनों की। लेकिन अगर और कुछ भी प्रभावित हो रहा है तब ये सिद्धांत बड़ा खतरनाक हो जाता है। दो आदमी किसी तीसरे को लूट लें और लूट के आधा आधा बांट लें तो इन दोनों का तो विन विन हो गया, तो बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, दोनों सफल हैं। दो देश कार्टेल बना करके बाकी देशों को एक्सप्लॉइट करें, लूटें और फिर आपस में बांट लें तो विन विन हो रहा है उनका, बड़ा अच्छा सिद्धांत है। बाकी देश अपना रोएं चाहे पछताएं, पीटें अपना सर। और जितना भ्रष्टाचार है विन विन के सिद्धांत पर, जीत जीत के सिद्धांत पर सब जायज़ है। जो ले रहा है उसका भी भला हो रहा है, जो दे रहा है उसका भी भला हो रहा है। लेने देने वाले सफल हैं, लेकिन प्रकृति का क्या, देश का क्या हो रहा है, समाज का क्या हो रहा है, विभाग का क्या हो रहा है, देश का, प्रकृति का, धरती का क्या हो रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल, नदियों को बचाने के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी दे दे करके सब मामला दफन और नदियाँ और पर्यावरण नष्ट हो रहा है, तो लेने देने वाले सफल है। इसलिए जितना भ्रष्टाचार है वो भी इस सिद्धांत पर जायज हो जाता है और विन विन के सिद्धांत पर सब सफल हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब सफल हैं। इसलिए इस सिद्धांत को बदलने की ज़रूरत है।
और इसको फिर मैंने बदला और इसको विन 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 बनाया, जीत जीत जीत। मेरा अंग्रेज़ी का नावल का टाइटल भी यही आया, विन 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 द ऑर्फन वे। और ये तीसरा जो जीत है वो जो दो व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके अलावा इस समाज में, इस देश में, इस धरती पर, और अगर कभी ऐसा मौका आया कि ब्रह्मांड के और दूसरे ग्रह नक्षत्र भी शामिल हुए तो उनका भी विन सोचना है। हम जिससे व्यवहार कर रहे हैं उसका विन तो सोचना ही है, उसकी जीत, उसका भला तो सोचना ही है, लेकिन अपने दिमाग में बिहाइंड थिंकिंग ये रखना है कि हम उससे जो व्यवहार कर रहे हैं, जो फैसला कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो आगे कार्य करने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं या जो एक्शन ले रहे हैं, जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उससे हम दोनों के अलावा पूरी धरती का भी फ़ायदा हो। और अगर फ़ायदा ना कर सकें तो कम से कम नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से करते हैं तब तो हम विन 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 के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और अगर हम विन 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 के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं तभी ये धरती बचेगी, तभी ये प्रकृति बचेगी, तभी हमारी फ्यूचर जनरेशन्स बचेंगी, और तभी ये प्राकृतिक जो तत्व हैं धरती पर वो बचेंगे, और तभी हम भी बचेंगे। नहीं तो हम विन विन के सिद्धांत पर दिखता है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन हम गहरे गहरे हम आत्मघात कर रहे होते हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, हम लूज़ लूज़ पे ही काम कर रहे होते हैं। विन विन अगर दूसरों को नुकसान दे करके है तो वो लूज़ लूज़ ही हो जाता है। इसको समझने की, गहराई से समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि आज की हमारी भावगंगा, क्योंकि धूप अब तेज़ हो रहा है, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं भावगंगा को और जिस तरह से यह प्रचलित होती जा रही है बहुत दूर दूर तक, वो एक अभियान के रूप में चल रहा है। अभी 2 दिन पहले 30 तारीख को इलाहाबाद में माघ मेले के तट पर 10 राज्यों के गांव पंचायत, गांव सभा और तीसरी सरकार कैसे अच्छी चुनी जाए, इस पर एक मंथन शिविर था जिसमें मेरा व्याख्यान हुआ था। व्याख्यान तो करीब 40-45 मिनट का था, लेकिन पूरा रिकॉर्ड मैंने कोशिश की करने की, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि बहुत देर में पहुंचा था, जल्दीबाजी थी, तो मैं बटन दबाना ही भूल गया अपने मोबाइल का वीडियो ऑन करने को, रिकॉर्डिंग की। लेकिन दूसरे लोगों ने जो 6-4 मिनट के भेजे थे वो तो मैंने भावगंगा पे डाल दिया, लेकिन पूरा नहीं आया। लेकिन उस दिन लोग इतने ज़्यादा आह्लादित हो गए थे, इतने ज़्यादा चार्ज्ड हो गए थे, वो सब 10 राज्यों के सारे लोग। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ये जो संविधान और गांव के अच्छे लोगों के चुने जाने का जादू वाला प्रभाव है जो संविधान का, जो उसके जन जागरण का, अब हम सब उस जादू को करने जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और उन सबों ने संविधान का था कि जो सरल शब्दों में किताब है उसके PDF लिए, PDF मांगा, और वो सारे अनुभव, वो सारे मतलब ज़बरदस्त उस अनुभव को मैं बता नहीं सकता हूँ। लोगों को साथ देख के लग रहा था कि अब पूरे देश में संविधान, अच्छाई, सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य और पूरी तरह से विन 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 का जो चमत्कार है वो होने जा रहा है। लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। तो और ये आएगा साथ में, संविधान के साथ संपूर्णता वाली बात वो ध्यान में रख करके ही आएगी। तो आप आज फिर रोशनी की एक किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ। संवेदनाएं ही हमें ज़िंदा रखती हैं, संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ। इसके साथ ये 2 मुक्तक सुना करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जो
हैंडपम्प से सही पानी आज जो आने वाला है वो 2 गज़ल और ये 2 मुक्तक कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। साइंस का प्रिंसिपल है, सीधे ये समाज में और प्रकृति में और व्यवस्था में भी लागू होता है कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, वह पहले उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। और सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ चिड़ियों के बीच में बैठ कर के रोज़ उनकी बात सुनता हूँ, तो वो भी यही कहती हैं कि मुश्किल से 5, 6, 10 साल में सारे लोकतंत्र, सभी देशों के लोकतंत्र, और भारत से ही शायद शुरुआत हो जाए, सभी देशों के लोकतंत्र में खुशहाली आने वाली है, संवेदना आने वाली है, जन जागरण होने वाला है, जनता की आवाज़ ही सुप्रीम होने वाली है। ये तानाशाही प्रवृत्तियाँ बंद होने वाली हैं, राजशाहियाँ बंद होने वाली हैं, ये राजनीति लोकनीति में बदलने वाली है। तो सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। उससे पूछा कि वह कैसे यह सब जान जाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है। क्या कहे, क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती है। सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग महसूस करती है, तभी बताती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है, वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती है, चुप नहीं रहती है। संयम, बस चुप रहे, संयम का बोझा नहीं उठाती। भाषा, केवल हमारी भाषा में ही सब कुछ कहा जा सकता है, किसी और की भाषा में नहीं। भाषा भी बोझ नहीं बनाती है। स्मृति, केवल स्मृतियों में नहीं रहती कि आंखें पीछे हों, आंखें उसकी आगे रहती हैं। स्मृति भी बोझा उसका नहीं बनती है। तो मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती है। तो वो चिड़िया, वह सहज है, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग महसूस करती है। तो जब हम सूरज को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, धरती को, प्रकृति को, सबको, समाज को, सबको अपना अंग समझेंगे, वो हिस्सा महसूस करेंगे, तो हमें भविष्य दिखेगा, भविष्य दर्शन होगा, भविष्य किस दिशा में जाने वाला है वो दिखेगा। क्योंकि हमारी आंखें जब आगे होंगी, जब स्मृति हमारा बोझा नहीं रहेगा, तब सब कुछ दिखेगा। तो चिड़ियाएँ आकर मुझसे कहती हैं कि 10-12 साल में सब बदलने वाला है। क्योंकि अगर हम 10-12 साल में नहीं बदले तो खुद नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए और बदलेगा। ये खतरा, जो हमने जो खतरे वाली स्थिति उत्पन्न की है, वही अब जन जागरण को और गति देगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कल मिलेंगे, और अब उम्मीद है कि रेगुलरली भावगंगा चलती रहेगी। इधर कुछ बहुत ज़्यादा व्यस्तताओं के कारण थोड़ी रुकावट रही, लेकिन आप लोग इस धैर्य के साथ पिछले अंकों को सुनते रहे, इसकी बात खुशी रही। आज का आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।